नमस्कार दोस्तों, प्रिय विद्यार्थियों। आज हमारे साथ में है डॉक्टर रंजना पारीक। इन्होंने 4 सब्जेक्ट से एमए कर रखा है, 3 सब्जेक्ट से अलग अलग नेट कर रखी है, 2 सब्जेक्ट से इनका सिलेक्शन हुआ है और पीएचडी भी है। तो डॉक्टर रंजना जी, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल पर। थैंक यू सर। तो सारी डिग्रियां आप ही करोगे या हमारे लिए भी कुछ रखोगे? सारी डिग्री ऐसे करने का विचार नहीं था, जी। लेकिन ये है कि जो रास्ते में जो भी डिग्रियां आती गई वो हम लेते गए। हाँ, यानी आप समय का सदुपयोग करते गए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये समय का सदुपयोग किया। जी। और ये था कि एक टारगेट ये था कि अपना एक नाम होना चाहिए, अपनी एक पहचान होनी चाहिए। तो बिल्कुल, बिल्कुल। एक गवर्नमेंट जॉब का एक सपना था कि बिल्कुल। मतलब उस वक्त ये लगता था जब तक सिलेक्शन नहीं हुआ था कि जो जिनका गवर्नमेंट में सिलेक्शन हो जाता है वो पता नहीं कहाँ से आते हैं, ये था। हाँ, वो जब तक बाकी आपकी भी रैंक बहुत अच्छी रही है, इनके 10वीं रैंक रही है ओवरऑल राजस्थान। और ये ड्राइंग सब्जेक्ट के लेक्चरर है। और एमए जो आपने 4 सब्जेक्ट से कर रखा है, तो कौन कौन से सब्जेक्ट है वो? मेरे पास 4 मास्टर डिग्री हैं, जैसे एक मेरा एमएड है, बीएड करते ही मैंने एमएड कर लिया था जी। उसके बाद मैंने हिंदी लिटरेचर से एमए किया। फिर मैंने ड्राइंग एंड पेंटिंग में, मतलब उसमें एमए करने का मेरा सपना था, तो मैंने उसमें किया। और उसके बाद में अभी एक ऑनगोइंग है साइकोलॉजी में, एमए साइकोलॉजी। तो ये जो वीडियो है ये विशेष रूप से हमारे जो दर्शक है उसमें जो गृहिणी महिलाएं हैं, जो हाउस मेकर्स है, जो कि पढ़ाई के साथ साथ घर का काम भी करना पड़ता है, गृहस्थी भी संभालते हैं, तो टाइम मैनेजमेंट किस हिसाब से करें, ये भी हम इस वीडियो में रंजना जी से जानेंगे। तो जो नेट आपने की है वो कौन से 3 सब्जेक्ट हैं? नेट मैंने सबसे पहले मेरा एजुकेशन एमएड था, तो मैंने एजुकेशन में नेट दिया, तो वो मेरा हो गया था क्लियर। एक ही बार फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो गया था। सेकंड मैंने फिर हिंदी के लिए बहुत ट्राई किया, हिंदी से एमए के लिए, क्योंकि वो लिटरेचर सब्जेक्ट है, उसमें बहुत मेहनत करनी पड़ी। फिर उसमें एमए हुआ मेरा लॉकडाउन टाइम में। और उसके बाद में फिर अभी मैंने जो स्कूल लेक्चरर की तैयारी कर रही थी, उस तैयारी में मैंने 6-7 महीने की तैयारी में मैंने एमए नेट भी किया, और नेट के साथ साथ मैंने स्कूल लेक्चरर का एग्ज़ाम भी क्लियर किया। तो यानी आप ड्राइंग से हो, एजुकेशन से हो, हिंदी से हो, 3 सब्जेक्ट से अलग अलग नेट हो। कई बार तो एक से नेट करना भी भारी पड़ जाता है, परंतु बहुत अच्छी बात है, आपने अपनी एजुकेशन कंटिन्यूटी रखी आपने। और जो सिलेक्शन हुआ आपका स्कूल लेक्चरर में हुआ और ग्रेड 3 अध्यापिका पद पर हुआ। जी बिल्कुल, उसमें हिंदी से हुआ था जी। और पीएचडी आपकी कंप्लीट हो चुकी है? हाँ, पीएचडी मैंने एजुकेशन में की थी। हाँ। और मेरे गाइड रहे हैं डॉक्टर वेद प्रकाश जी। और उनका भी बहुत अच्छा सहयोग रहा, उनका सपोर्ट रहा उनका। और पीएचडी कंप्लीट हो गई तो वो एक आगे इस फील्ड में ये हो जाएगा। पहले जब बीएड कॉलेज में पढ़ाते थे, असिस्टेंट प्रोफेसर थे, तो उस फील्ड के लिए तैयारी की थी, ये सब एजुकेशन में नेट, एजुकेशन में पीएचडी, ये सब उसके लिए किया था। लेकिन वो अब इस फील्ड में भी तो आपका सफ़र क्या रहा शुरुआत से, जैसे अगर हम देखें? शुरुआत से स्कूलिंग और ग्रेजुएशन मेरी सुजानगढ़ से ही है। स्कूलिंग 10th मेरी यहीं से है, गर्ल्स स्कूल से, गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल से है, जिसमें भी मैंने 74% स्कोर किया था। और 12th मैंने साइंस बायो के साथ किया था गवर्नमेंट स्कूल से जी। और उसके बाद में थोड़ा फील्ड चेंज कर लिया। और पहले डॉक्टर बनने का सपना था। हाँ, बाकी आपके अंदर एक आर्टिस्ट छुपा हुआ है, तो आप फिर इस लाइन में आप चले गए। हाँ, वो फील्ड ने बुला लिया फिर मुझे जी। तो ग्रेजुएशन में मैंने हिंदी लिटरेचर, होम साइंस, ड्राइंग, ये सब्जेक्ट के साथ मैंने ग्रेजुएशन की थी। उसमें भी बहुत अच्छा 68% के साथ किया। फिर आगे फिर उसके ग्रेजुएशन करते करते ही मेरा बीएड में नंबर आ गया था। तो उस वक्त थोड़ा बीएड का क्रेज ज़्यादा था, तो बीएड कर लिया था। बीएड तो आपने बताया था कि सहेली के कहने से आपने किया था, ऐसे सुना था? हाँ, सहेली के कहने से किया था। सहेली में मुझे शर्त लगी थी कि कौन कंपटीशन एग्जाम को फाइट करता है, कौन अच्छा उसमें अच्छा प्रदर्शन करता है, तो उसके लिए किया था। तो पहला एग्जाम उस समय बीएड का निकला हुआ था, एंट्रेंस पीटीईटी वाला। उस समय तो फॉर्म ऑनलाइन नहीं होता था, सारी प्रोसेस ऑफलाइन हुआ करती थी। तो उस प्रोसेस में हम दोनों ने फिर बीएड के बाद में आप प्राइवेट स्कूल में आप पढ़ाते रहे? हाँ, 2 साल पढ़ाया मैंने। और उसके साथ साथ एमएड भी किया जी। इन बिटवीन शादी भी हो गई थी, तो सुजानगढ़ से जयपुर चले गए और वहाँ स्कूल में पढ़ाती रही। फिर थोड़ी गृहस्थी की जिम्मेदारी आ गई, तो 5-6 साल घर को दिए, बच्चों को दिए, 2 बच्चे। फिर एक पढ़ाई का ब्रेक लग गया होगा ना? हाँ, 6 साल का ब्रेक लगा। अच्छा। 6 साल के ब्रेक के बाद में फिर एज असिस्टेंट प्रोफेसर ज्वाइन किया बीएड कॉलेज में। अच्छा। वहाँ मैंने 7 साल काम किया। और जब बीएड कॉलेज ज्वाइन किया था तब एक एमए था और एमएड की डिग्री थी, बस इतना ही था। बीएड कॉलेज में आप क्या पढ़ाते थे, क्या सब्जेक्ट? बीएड के कोर पेपर्स होते थे। अच्छा। और उसके बाद में पेडागोजी जो होती है उसमें एसएसटी, हिंदी और ड्राइंग एंड पेंटिंग, इनकी पेडागोजी पढ़ाया करती थी मैं।
और फिर आपने स्कूल व्याख्याता की तैयारी शुरू की है ना? हाँ। तो तैयारी के दौरान फिर आपने वो जॉब छोड़ी या जॉब साथ में चल रही थी आपकी? नहीं, तैयारी के दौरान बिल्कुल लास्ट में जब 2 महीने रह गए थे एग्ज़ाम के, उस वक्त फिर कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसे हो गए थे, फैमिली की जिम्मेदारियां भी आ गई थी, तब फिर 2 महीने के लिए जॉब छोड़ी थी। और फिर जो तैयारी जो थी आपकी, तो किस हिसाब से आपने तैयारी की, कितना टाइम आप दे पाते थे? जैसे जॉब पे आप जाते हो, मान लो सुबह निकलते हो, घर का काम भी होता है, तो फिर आप कब पढ़ते थे? जॉब का मेरा ये था कि हमारे कॉलेज का टाइमिंग इवनिंग मतलब सेकंड शिफ्ट का था, 11:30 से मतलब 11 से 5 का था। हाँ। तो मॉर्निंग टाइम थोड़ा घर को देते थे, बच्चे स्कूल चले गए, उसके बाद में जो टाइम बचता था बच्चों के स्कूल जाने के बाद में, तो बच्चों का स्कूल टाइम होता था, वो मेरा स्टडी टाइम होता था। 3 घंटे पढ़ करके 8 से 11 बजे तक पढ़ करके फिर कॉलेज जाते थे। मॉर्निंग में क्या? जी हाँ जी। और उसके बाद में 11 से 5 कॉलेज ज्वाइन करते, कॉलेज में पढ़ाते थे, वहाँ से वापस घर आते थे तो थोड़ा फिर पढ़ाई करते थे, फिर घर का काम, फिर पढ़ाई। तो ऐसे नहीं देखते थे कि मतलब लेंथ ऑफ मतलब आवर्स कितने घंटे हो गए, क्या हो गए, घंटे, हाँ, जितना समय मिला उतना ही, जितना जहाँ से मिला वो वहीं से निकाल लिया टाइम। जी जी। वो यही है और कि वो थोड़ा थोड़ा करते करते जुड़ता जाता है। एक लॉन्ग टाइम जब हो जाता है, अभी साल 2 साल हो जाते हैं, तो एक सब्जेक्ट वगैरह सब तैयार रहता है आपका ना? हाँ, सब्जेक्ट तो भी मतलब इसका लास्ट में ये ड्राइंग एंड पेंटिंग का हमें 19 में कंप्लीट हुआ था। तो उसके बाद में ही सोचा था कि चलो इस फील्ड में कोई वैकेंसी निकलेगी तब इसमें तैयारी करेंगे, नहीं तो उससे पहले हिंदी से तैयारी कर रही थी मैं। ड्राइंग में आपकी काफ़ी रुचि है ना? हाँ, जैसे कई आपने वो न्यूज़ कटिंग वगैरह मैंने देखी थी, यहाँ भी है, अभी और भी दिखाते हैं स्टूडेंट्स को। जैसे ये आपका नेट में सफलता की न्यूज़ कटिंग आई थी, ये PhD का है, ये आपको बधाई मिली हुई है, और ये आपकी पेंटिंग है ना जी? ये अभी हम भी पेंटिंग लास्ट में अभी बनवा के दिखाएंगे स्टूडेंट्स को। अभी आपसे ये आप आए थे, मैंने बनवाई थी इनसे। तो इसको क्या बोलते हैं, मॉडर्न आर्ट है ना? हाँ, ये एब्स्ट्रैक्ट आर्ट है, मॉडर्न आर्ट है, जिसमें अमूर्त अभिव्यंजना की जाती है, अमूर्त तथ्यों को दिखाया जाता है। अच्छा, ये है। तो फिर जैसे आपका इसमें क्या रैंक रही? एमए में भी आपके क्या परसेंटेज वगैरह थे? एमए ड्राइंग एंड पेंटिंग में जो किया था उसमें 83% रहे थे, क्लास टॉपर। अच्छा। फिर आपने तैयारी जो है स्कूल व्याख्याता की, ये कितने महीने की लगभग कितनी तैयारी की आपने? ये अभी वाली तो 6-7 महीने तैयारी की थी। इससे पहले मैंने 2015 में 15 वाली जो वैकेंसी आई थी उस वैकेंसी में तैयारी की थी। अच्छा। हिंदी से। अच्छा। तो उसमें मैं 3 नंबर से रह गई थी। और जब फिर अभी ये वाली जो तैयारी थी, इसमें बीच में जो भी एग्ज़ाम आए वो दिए, लेकिन उसमें कभी ऐसे तैयारी करके नहीं दिया था। तो ये सेकंड अटेम्प्ट था जो मैंने तैयारी करके दिया था। और इसमें भी दूसरा सब्जेक्ट ड्राइंग एंड पेंटिंग से तैयारी की। तो दिसंबर 21 से मैंने और एग्ज़ाम तक 7-8 महीने बस इतनी तैयारी की थी। फर्स्ट पेपर पे थोड़ा फोकस ज़्यादा किया था, क्योंकि इस बार उसमें 40% वाला रेशियो था। तो उसमें फोकस ज़्यादा किया। उसके लिए टेस्ट सीरीज़ भी ज्वाइन की, सर की क्लासेस भी देखी, ज्योग्राफी के लिए कोर्स भी लिया था। और सर की जो रिवीजन क्लासेस जो थी उसमें सर की मैराथन का बहुत योगदान है। बहुत बार मैंने रिवीजन के लिए उन क्लासेस को मैंने देखा है। धन्यवाद। और करंट अफेयर्स के लिए भी सर की क्लास जो थी उनका भी वो मैराथन के रूप में उनको भी मैंने देखा है। तो हर एक चीज़ के अपने अपने नोट्स बनाए। जब तक नोट्स ऐसे नहीं लगा कि ये तैयारी मेरी मतलब ये मुझे खुद को संतुष्टि नहीं मिली, फिर तब तक उस सब्जेक्ट को और मजबूत करती गई। और जो टेस्ट सीरीज़ ले रखी थी उसके अकॉर्डिंग जो किताबें थी उनको बेस बनाया। और बेस बनाने के बाद में उस टॉपिक को समझने के लिए मुझे जहाँ जो सही लगा वो मैंने पढ़ा, वो मैंने देखा, वीडियो देखा। ये था। कभी कभी डर भी लगता था कि इतने सारे कैंडिडेट्स हैं, कैसे होगा, लेकिन फिर वही घूम फिर कर ये होता था कि परिस्थितियों से ज़्यादा परिणाम महत्वपूर्ण होते हैं। जो रिजल्ट होगा, अगर अपना रिजल्ट अच्छा आएगा तो अपने जो भी स्ट्रगल है पीछे का, वो उसका एक उसका परिणाम जो है वो उसको वही समझा पाएगा, वही बता पाएगा। हाँ, देखो अपना जो परिणाम है वही बोलता है। बिल्कुल। और जैसे जो आपका जो सब्जेक्ट है ड्राइंग पेंटिंग है ना, तो इसको नॉर्मली जैसे स्टूडेंट क्या करते हैं, जैसे कॉलेज में मान लो उनको लगता है कि अच्छे नंबर बनाने हैं, पास होना है, तो उसको ले लेते हैं और एक हल्के में लेते हैं काफ़ी। हाँ, ये और आपने उसी यानी वो एक तरह से एक रखते हैं सेफ जोन कि भाई हिस्ट्री पॉलिटिकल वगैरह टफ रहेंगे, ये ले लेते हैं। आपने उसी में इतना गहराई से आप उसमें गए कि आपने उसमें नेट भी की और आप उसके लेक्चरर भी हो, और 10वीं रैंक आपकी रही है, तो बहुत अच्छी बात है ये। मतलब हम किसी भी फील्ड को चुनें, चाहे वो कोई सा भी हो, परंतु उसमें अब चलो इसमें पोस्ट भी कम आती है हालांकि, और इस बार कुछ ठीक थी पोस्ट, है ना, 70 के लगभग थी। हाँ, 70 के आसपास थी। तो पोस्ट कम आती है तो वही बात है, इसमें जो इतना गहराई से जाने वाले भी कम ही मिलेंगे।
भाई नेट भी यहाँ पे मेरे ख्याल से बहुत कम मिलेंगे। हाँ, मैंने 6 महीने की तैयारी में ही नेट निकाला है, इससे पहले इतनी तैयारी नहीं की थी। और एक चीज़ ये थी कि हिंदी ग्रंथ एकेडमी की जितनी भी किताबें थी, बेस तैयारी का बेस उन्हीं को बनाया, कोई गाइड वगैरह वैसे भी सब्जेक्ट में आती नहीं है, तो ये एक प्लस पॉइंट है, ये हम कह सकते हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा मटीरियल होता है उतना बच्चा कन्फ्यूज़ होता है। तो कोई अगर विद्यार्थी ड्राइंग से एमए करना चाहे तो कहाँ से कर सकता है फिर? वो कोटा ओपन से और होती है क्या? हाँ होती है, लेकिन जैसे कोई भी यूनिवर्सिटी का डिपार्टमेंट हो या कोई कॉलेज हो, वहाँ से करें तो ज़्यादा अच्छा है। प्रैक्टिकल भी होता होगा इसमें? हाँ, प्रैक्टिकल होता है। प्रैक्टिकल में भी अगर आपका हाथ अच्छा है, आपका हुनर है, तो आप आराम से निकाल सकते हैं उसमें अच्छे नंबर, और उतनी थ्योरी पे आपको मेहनत करनी पड़ती है। अभी आपने पहले जिक्र किया था कि अभी आपके एमए चल रही है, अभी और किससे कर रहे हो आप एमए? एमए साइकोलॉजी से, मनोविज्ञान से चल रही है। अच्छा अच्छा। वो सब्जेक्ट मेरा, वो भी बहुत पसंद का सब्जेक्ट है, बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत अच्छी बात आपकी है कि आप एजुकेशन से जुड़े हो, आप रियल में आप एजुकेशन से आप जो है एक लगाव रखते हो, ये नहीं कि आप बोझ मान के कर रहे हो, तभी आप हर सब्जेक्ट से आप एमए भी कर रहे हो, आपने नेट भी किया है और आप जो है इसमें आप कामयाब भी हुए हैं। तो आपने स्कूल लेक्चर के लिए आपने बता दिया, और कुछ आप पहले पेपर के लिए बताना चाहो कि पहले पेपर की तैयारी कैसे अच्छे है, आपने कैसे तैयारी अच्छे से की और कैसे विद्यार्थी तैयारी करें? फर्स्ट पेपर जो स्कूल लेक्चरर का है उसमें बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, तो उसमें जैसे उसको मैंने तो इस तरह से किया था कि मैंने बाइफर्केशन कर लिया था कि जो बड़े सब्जेक्ट हैं, जैसे जिनका वेटेज ज़्यादा है, जैसे हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, करंट अफेयर्स हो गया, करंट अफेयर है, एजुकेशन मैनेजमेंट है, तो उनको बहुत अच्छे से तैयार किया। और बाकी के सब्जेक्ट जो है वो, जैसा कि मेरा इंटरेस्ट है, तो हिंदी जो जनरल हिंदी आती है, जनरल साइंस है, जनरल इंग्लिश है, और छोटे छोटे जो मैथ्स है, रीजनिंग है, इनको मैंने सपोर्टिव सब्जेक्ट के रूप में लिया कि इनको अगर मैं छोड़ भी दूंगी और बाकी के मेरे अच्छे सब्जेक्ट होंगे, अगर मैंने उन सब्जेक्ट को मिला के, जैसे 10 क्वेश्चन आते हैं और हिस्ट्री के 15 आते हैं, तो वो अगर मेरे वहाँ पूरे 100% सही हो जाते हैं, तो बाकी के छोटे सब्जेक्ट हैं उनमें से अगर मैं 2-2, 3-3 क्वेश्चन भी निकाल लेती हूँ तो मेरा अच्छा हो जाएगा। और फर्स्ट पेपर को मजबूत करने के लिए मैंने शुरू से, जिस दिन से मैंने तैयारी करने का सोचा था, उस दिन से मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ली थी, तो उस टेस्ट सीरीज से मुझे बहुत फ़ायदा मिला जी। और क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो गई थी, तो एग्ज़ाम वाले दिन ऐसे नहीं लगा कि एग्ज़ाम का डर नहीं लगा, तो वो भी एक मतलब बहुत अच्छा उसका एक सपोर्ट रहा मेरे लिए टेस्ट सीरीज़ का, तो वो भी हम कर सकते हैं। बाकी वो हर एक विद्यार्थी की अपनी अपनी क्षमता होती है कि उसका कौन सा सब्जेक्ट अच्छा है, तो उसके अकॉर्डिंग वो अपना करे, और जो भी वो डिसाइड करे कि मुझे बड़े सब्जेक्ट साथ में लेकर चलने हैं, साथ में छोटे छोटे सब्जेक्ट को भी पढ़ना है, उनमें जैसे एनसीईआरटी जो भी बच्चों के लिए चल रहा है राजस्थान बोर्ड में, बहुत अच्छा है वो तैयारी करने वालों छोटी किताबें 9 से 12 की, हाँ राजस्थान वाली है ना, हाँ वो बहुत अच्छी किताबें हैं, तो उनको भी साथ साथ में पढ़ते जाएं। मतलब ये होता है कि अपनी तैयारी को, सिलेबस को सामने रख करके, ओल्ड पेपर्स को सामने रख करके फिर अपनी तैयारी को अपना मूल्यांकन करते रहना चाहिए, इवैल्यूएशन कि मुझे कितना आ रहा है, क्योंकि हमारा टारगेट हमारी एक सीट होती है, तो उस सीट पर फोकस करके हमें ये देखना चाहिए। क्योंकि मैंने देखा है, तैयारी के दौरान भी देखा है, बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो टेस्ट सीरीज कुछ ज्वाइन करते हैं, उनमें उनकी रैंक अच्छी नहीं आती है तो वो डिप्रेशन में आ जाते हैं। हाँ बिल्कुल, देख ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका फोकस आपकी तैयारी पे होना चाहिए, आपकी लड़ाई आपसे खुद से है, बाकी जो अदर जो कैंडिडेट्स हैं उनसे आपकी लड़ाई नहीं है। क्योंकि वो जो टेस्ट सीरीज है ना, वो और आरपीएससी के सवालों में फ़र्क आता है। क्योंकि वो थोड़ा जानबूझ के ठप बनाते हैं ताकि अपना मूल्यांकन होता रहे, फिर वो टॉपिक वाइज भी बनाते हैं, तो वहाँ की रैंक को लेके डिप्रेशन तो करना ही नहीं चाहिए। बिल्कुल ये सही है। और जैसे बाकी मान लो गणित है या अंग्रेजी है, तो कई बार विद्यार्थी कहते हैं कि ये होंगे नहीं, हो सकता है 1-2 सवाल अगर अपन करें, कोशिश करें तो कर सकते हैं, बाकी जरूरी नहीं कि अपन पूरे ही वहाँ करके आएंगे। बहुत सारे और जैसे करंट अफेयर है, जैसा आपने बताया, एजुकेशन मैनेजमेंट है, यहाँ से अपन ज़्यादा कवर कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, और ये भी ये अपने को आगे लीड दे देता है। पर वहाँ उसमें इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि अगर एजुकेशनल मैनेजमेंट के 15 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो हमने जो तैयारी की है उसमें हमारे पास इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि 15 में से हम 12 या 13 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेंगे। तो कोई भी सब्जेक्ट जैसे है, इसमें 15 सब्जेक्ट आ रहे हैं फर्स्ट पेपर में, तो जो छोड़ना और साथ में लेकर चलना वो स्टूडेंट की अपनी अपनी क्षमता पर निर्भर करता है। तो जो भी वो लेकर चले उस पर कॉन्फिडेंस पूरा रखें कि ये मेरा सब्जेक्ट है और इसको मुझे कर लेना है। और टेस्ट सीरीज तो हमने भी अभी यस गुरु एप्लीकेशन पे लगा रखी है, स्कूल व्याख्याता की। हाँ मैंने उसमें से भी किए थे, क्वेश्चन किए थे, और उसमें अपने ओल्ड पेपर्स भी सॉल्व करवा रखे, पीवाईक्यू भी दिए थे। बिल्कुल, वो भी मैंने किए थे। और अभी एजुकेशनल मैनेजमेंट की वीडियो क्लासेज भी लगाई है, और इन फ्यूचर कोशिश करेंगे हिस्ट्री है, पॉलिटिकल है, उनकी भी लगाएंगे। फिर जो ड्राइंग सब्जेक्ट है, इसके लिए आपने क्या किताबें पढ़ी? इसके लिए मेरे सारी किताबें हिंदी ग्रंथ एकेडमी की जो आती है, राजस्थान हिंदी ग्रंथ एकेडमी की,
उनके सिलेबस के कवर कर देती होगी हाँ, सारी। वो सिलेबस पूरा कवर करती है। क्वेश्चन पेपर बस वो ये आपको एक एग्जामिनर की तरह सोचकर पढ़ना पड़ता है जी। कि आपको अगर अपनी सिलेक्शन लेना है तो, और वो सिलेक्शन अपना हर वक्त अपने सामने मतलब एज्यूम करके चलना चाहिए कि मेरा सिलेक्शन है, मेरी सिलेक्शन और उसके बीच में एक ओएमआर शीट है जिसको मुझे अच्छे से फिल करना है और उससे डर कर नहीं, उससे मतलब बहुत अच्छे से ग्रीटिंग मतलब उससे करते हुए उसको फिल करना है। तो उसके लिए आपको पूरा वो जुनून देना पड़ता है। तो उसमें हिंदी ग्रंथ अकेडमी की किताबों को मैंने बेस बनाया और उनको पढ़ने में थोड़ा इजी भी रहती है वो। हाँ, नोट्स बनाए उनके, नोट्स बनाए पुराने पेपर जो थे ना उनको सामने रख करके, और उसके की क्वेश्चन पैटर्न ये है तो उस क्वेश्चन पैटर्न को ध्यान में रखते हुए फिर नोट्स बनाते रहे। वन लाइनर भी बनाए, कहीं कहीं थोड़ा पैराग्राफ भी बनाए। हर एक जो पिक्चर उसमें आती थी, ड्राइंग सब्जेक्ट तो ऐसा ही है, उसमें चित्रकला, मूर्तिकला, तो उनमें चित्रों से प्रश्न आते हैं। तो उन चित्रों को देखा, गूगल पे ढूंढा, उनको सर्च किया, उनका प्रिंट निकाला, फिर उस चित्र को पूरे ध्यान से देखा, समझा, तो उसमें से भी काफ़ी क्वेश्चन निकल आते हैं। तो अब जो मेन जो मोटिव था इसका वीडियो का कि जो जॉब में है स्टूडेंट और जो विशेषकर जो महिलाएं हैं, जो गृहिणी है, तो उनको कैसे टाइम मैनेज करें, जॉब करते करते कैसे पढ़ें। अब आपके एक बेटा है, बेटी है, परिवार को आपने मैनेज किया, तो किस हिसाब से आपने किया? क्या आपने हालांकि बताया था आपने टाइम तो कैसे हैं कि सुबह आप निकालते थे, फिर भी आप कुछ और बताना चाहो। हाँ, वो ये था कि एक मन में ये था कि इस बार मुझे सिलेक्शन लेना है। कई बार ऐसे होता है कि हम ये सोचते हैं कि अगली वैकेंसी, इस वैकेंसी में हम अच्छा नहीं कर पाएंगे, अगली वैकेंसी में हम अच्छा करेंगे। इस वैकेंसी में मैंने जॉब के साथ में मैंने एक ऑफलाइन कोचिंग भी ली थी। कहीं मन में कई बार ऐसे होता है जब अभ्यर्थी होते हैं तो थोड़ा सा डर भी हो जाता है कि क्या पता सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। मोटिवेशन चाहे खुद के पास कितना ही हो, लेकिन ऐसे लगता है कभी कभी, मन ऐसे हो जाता है। तो मैंने उसके लिए भी मैंने क्लासेस ज्वाइन की थी, ऑफलाइन क्लासेस डेली 15 किलोमीटर जाती थी, आती थी, वो भी मैंने किया। ऑफलाइन क्लासेस भी ली, ऑनलाइन भी ली, और सब ये था कि घर गृहस्थी कुछ भी डिस्टर्ब नहीं हो, क्योंकि मुझे सब लोग बोलते थे आप पीयर चले जाओ, आप लाइब्रेरी ज्वाइन कर लो, घर में पढ़ाई नहीं होगी, या आप जॉब छोड़ दो। लेकिन जब तक मैं करती गई, जब तक मुझे लगा कि हाँ अब तक यहाँ तक मुझसे हो पाएगा, या मैं कर रही हूँ, आराम से चल रहा है, तब तक मैंने किया उसको आराम से। मेन चीज़ आपको आत्मसंतुष्टि थी। हाँ, कि यहाँ भी मेरा सही चल रहा है, मुझे कोई अलग बदलाव करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, क्योंकि और आप एक स्लो मोशन में आप आराम से तैयारी कर रहे थे, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। और एक जुनून बना लिया था कि इस बार तो सिलेक्शन लेना ही है। हाँ, ये था, जुनून ज़्यादा था। और उसके साथ में ये था कि जितने घंटे पढ़ना है, जैसे मुझे 2 घंटे मिले तो 2 घंटे की प्रोडक्टिविटी वो 4 घंटे जितनी होती थी, कि 2 घंटे सिर्फ किताबें खोलकर नहीं बैठे हैं, 2 घंटे पढ़े तो इसका मतलब 2 घंटे में से हमें 4 घंटे तक का निकाल कर लाना है। क्योंकि अभी जो पेपर का पैटर्न है वो बदल चुका है, एनालिटिकल अप्रोच के क्वेश्चन आते हैं, मतलब जैसे आपको तुलनात्मक पढ़ना पड़ता है, तो कालक्रम के अनुसार पढ़ना पड़ता है। तो वो बस जितनी देर पढ़ते थे ना, तो उतनी देर ये रहता था कि उतनी देर पढ़ना ही है। फ़ोन को दूर रखते थे, फ़ोन में से जो मटेरियल, फ़ोन का टाइम फिक्स था कि 2 घंटे, तो फ़ोन में से जो ढूंढना है वो सब भी शॉर्ट लिस्ट करके रखते थे कि ये चीज़ें ढूंढनी है। तो जितनी देर फ़ोन लिया हाथ में, उतनी देर में वो सब चीज़ें ढूंढी और फ़ोन बंद किया, वापस अपना टाइम स्टडी को दिया। तो जितना घंटे पढ़ते थे, घंटे महत्वपूर्ण नहीं होते हैं कि आप 5, 6, 8, 10 घंटे पढ़ो। 2 घंटे भी अगर आपको मिल रहे हैं, उन 2 घंटे का उपयोग अगर आपने 4 घंटे की तरह किया है तो वो आपके सिलेक्शन के लिए एकाग्रता से हो, प्रॉपर स्टडी मटेरियल हो। बिल्कुल, आपका सिलेबस आपके सामने रहता है, फिर आपको पता है कि आपको टॉपिक, ये टॉपिक पढ़ना है, तो उस टॉपिक को अगर आपने 2 घंटे भी दे दिए, एक बार में अच्छे से पढ़ लिया, तो आपको उसको बस एक बार बाद में रिविजन करने की जरूरत पड़ती है। ये होता है, बार बार एक ही चीज़ का रिवीजन करें। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपका ये सफ़र एजुकेशन का जारी रहे और आप फिर से कोई आप और डिग्रियाँ लेते रहें और हायर एजुकेशन में, कॉलेज एजुकेशन में आप जाएं और ज़्यादा आप अपने समाज का, परिवार का, एजुकेशन का नाम रोशन करें। अब थोड़ा मैं चाहूँगा कि आपकी हम जो कलाकारी है, जो पेंटिंग की है, उसमें अगर आप बोर्ड अपने पास में कुछ बनाना चाहो। जी बिल्कुल। एब्स्ट्रैक्ट आर्ट से बना देती हूँ। मेरा जो आपको मन करे वो बना दो। हम तो ये देख रहे हैं स्टूडेंट्स को कि देखिए, जैसे ड्राइंग जो है, चित्रकला जो है, वास्तव में कला है। मेरा एब्स्ट्रैक्ट आर्ट, मेरा मॉडर्न आर्ट मेरा फेवरेट मीडियम है। जी जी। तो मैं उसी में काम करती हूँ और अभी स्कूल में भी बच्चों को मैं यही सिखाती हूँ। अच्छा। तो बच्चों को बहुत इंटरेस्ट आता है इसमें। तो बच्चों से फिर ये पेंटिंग का ही काम रहता है या फिर थ्योरी भी होती है?
हाँ, इसमें आर्ट की थ्योरी रहती है, आर्ट थ्योरी है, हिस्ट्री है, मतलब हिस्ट्री बेस्ड सब्जेक्ट है। अच्छा, तो उसमें बच्चों को बड़ा आनंद आता होगा जैसे चित्र बनाने में पूरे दिन। हाँ, उनको अच्छा लगता है। अच्छा। और इसमें नए नए आर्ट फॉर्म भी हैं, अभी तो बच्चों के पास सीखने के लिए अलग अलग प्लेटफॉर्म भी हैं। अच्छा। और सीखने के लिए वो भी है, जितना बच्चा अपनी क्रिएटिविटी को बढ़ा सकता है, क्योंकि मंडाला आर्ट है और अभी बहुत सारी चीज़ें जो है ट्रेडिशनल आर्ट को ध्यान में रखते हुए हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। और स्कूल में भी मैंने बच्चों को यही सिखा रही हूँ, फोक आर्ट को किस तरह से प्रमोट किया जाए। अच्छा। तो उसी के साथ में काम चल रहा है स्कूल में भी। कई बार ये मॉडर्न आर्ट क्या होता है, थोड़ा समझने में टफ पड़ती है। तो इसमें कई बार हम अखबार में पढ़ते हैं वो सीनरी इतने में बिकी, इतने करोड़ में बिकी, वो सब वो कौन बनाते हैं फिर? वो एक आर्टिस्ट हैं पिकासो, उनकी पेंटिंग्स है, वो भी एब्स्ट्रैक्ट में काम करते थे, क्यूबिज्म में काम करते थे। मतलब उनकी सारी जो फॉर्म्स हैं वो ज्योमेट्रिकल होती थी, ज्योमेट्रिकल शेप से इंस्पायर्ड होती थी। एम.एफ. हुसैन है, उन्होंने भी उसी में किया है काम। और थोड़ा थोड़ा मैं भी उसी में काम करती हूँ, उसी फॉर्म में। मुझे बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, फिर जो वीआईपी लोग हैं वो लोग उनको काफ़ी उसमें मनपसंद हिसाब से खरीदते हैं उसको। हाँ, उनकी बहुत पुरानी पेंटिंग्स है पिकासो की, वो बहुत महंगी उसमें बिकती है। और एक लियोनार्डो विंची है, वो तो पेंटिंग के साथ साथ में आर्टिस्ट भी थे। हाँ, वो तो हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं। हाँ, दार्शनिक भी थे, वैज्ञानिक भी थे, बहुत अच्छा काम उन्होंने किया। बस ये कंप्लीट हो गया। क्या बना है ये? पॉट बना है क्या? हाँ, ये अच्छा। कुछ शेप्स को लेकर के और एब्स्ट्रैक्ट आर्ट में बनाया। हमारे तो देखो सर, हमें तो केवल एक ही बनाना आता है, बस हम छोटे थे ना, ऐसे बनाया ये पहाड़ियाँ बनाई, सूर्य बनाया और पक्षी बनाए, हमें तो ये एक ही आता है। सीनरी वो भी बहुत अच्छा लगता है, बच्चा अपने क्रिएटिविटी के हिसाब से बनाता है। हाँ जी, बहुत अच्छा लगा आप आए। और थैंक यू सर, आपने भी मुझे बुलाया, टाइम दिया जी। देखिए, उसके लिए बहुत थैंक यू आपका। स्टूडेंट्स की डिमांड रहती है कि कुछ मोटिवेशनल क्लासें हों, और चूंकि अभी कोई वैकेंसी भी नहीं है पर आने वाली है वैकेंसीज, तो थोड़ा जैसे एक सक्सेस को देखते हैं कि किस प्रकार से आपने स्ट्रगल किया, किस प्रकार से आपने एजुकेशन हासिल की, किन किन परिस्थितियों में। सबकी अलग अलग परिस्थितियाँ होती है, परंतु जो कुछ कॉमन जो चीज़ें हैं, चाहे वो मेहनत हो, उसमें कुछ किताबें हो, कुछ तरीके हो, वो सब के कॉमन काम आते हैं। तो ये बात ही, बहुत बहुत धन्यवाद आपका और सभी दर्शकों का। थैंक यू।